हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के इंटरनल सिक्योरिटी के मामलों पे जोर दिया है। इसी प्रकार नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा। तो इस बात को सुनते ही सबसे पहले मेरे माइंड में आया नक्सलवाद। तो इस विचारधारा के बारे में ज्यादा जानने के लिए मैंने गूगल सर्च किया, जैसे कि इस विचारधारा की शुरुआत कैसे हुई थी। और ये जो माओवादी विचारधारा 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में शुरू हुआ था, वो 2007 आते आते भारत के 10 से ऊपर राज्यों में कैसे फैल गया और ये इतना खतरनाक कैसे हो गया, जिसके बारे में किसी देश के सुप्रीम लीडर इसके बारे में बोल रहे हैं। और अगर ये इतना ही खतरनाक है तो इसको काउंटर करने के लिए, इस विचारधारा को काउंटर करने के लिए वो कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, इस विचारधारा के बारे में जानने, बहुत कुछ जानने और ये जो विचारधारा के बारे में सर्च करने की जो मेरी जो जर्नी रही है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। आप इस दो फोटो को देखिए और इन दो आदमी को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं दो आदमी के कारण भारत में पिछले 20 सालों में 10,000 से ऊपर लोगों ने अपना जान गंवाया है, अपना घर परिवार और अपने हंसते खेलते जिंदगी से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और ये वही विचारधारा है जिसके कारण झीरम घाटी हम हुआ था, जिसमें इस देश के वर्तमान में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता को टारगेट किया गया। और वही झीरम घाटी हमला जिसमें 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इसी झीरम घाटी हमला में महेंद्र कर्मा नाम के कांग्रेस के बड़े लीडर को टारगेट किया गया था। अब महेंद्र कर्मा को ही क्यों टारगेट किया गया, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको जानने को मिले। तो आइए आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि इस विचारधारा ने, माओवादी और नक्सलवादी की जो विचारधारा है, इस विचारधारा ने क्यों छोटे छोटे बच्चे से पापा छीन लिया। नक्सलिज्म की शुरुआत कैसे हुई थी, ये विचारधारा कैसे फैली। तो आप करंट चाइना जो देख रहे हैं, वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम PRC कहते हैं, उसकी स्थापना 1949 में माओ जेडोंग के द्वारा हुई थी। जैसे लेनिनवाद और मार्क्सवाद विचारधारा है, उसी प्रकार माओ जेडोंग का भी अपना विचारधारा था, जिसे माओवादी विचारधारा कहते हैं। ये कहता था कि खेत में जो मजदूर काम करते हैं उसका पूरा हक है खेत पे, वो ना किसी को टैक्स देगा और ना उसको किसी के टैक्स देने की जरूरत है, वो खेती करता है, स्वयं उपजाता है, उसका पूरा हक है। माओ जेडोंग का मानना था कि सत्ता के विरोध में सशस्त्र आंदोलन ही उपयुक्त होता है। और माओ जेडोंग ने ही कहा है कि पैसे वाले लोग देश के सभी संसाधनों पे अपना हक जमाए हुए हैं, जैसे कि कारखाना में काम करते हैं मजदूर, लेकिन उसका पूरा हक जो है वो पूंजीपति लोग ही रखे। इसने किसानों और मजदूरों को बदले की भावना जगाई। माओ जेडोंग ने चाइना में लोगों को एकत्रित किया, चाइना में साम्यवाद की स्थापना की और चाइना में आई ये क्रांति जिसने पूरी दुनिया में एक नए विचारधारा का जन्म दिया, जिसे ही हम माओवादी विचारधारा का। इससे बहुत सारे देश प्रभावित हुए, जिसमें नेपाल और भारत भी हुआ। भारत में 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी एवं उसके किसानों के ऊपर बहुत ही अत्याचार किया जा रहा था। तो वहां पे चारू मजुमदार और कानू सान्याल, जिसकी फोटो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाई थी, यही दो व्यक्ति ने कहा कि चाइना में देखो किस प्रकार से माओ जेडोंग लोगों को किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहा है, किसानों के साथ एकजुट हो रहा है। तो यही विचारधारा इंडिया में भी अपनाने की जरूरत। यही दो लोग चाइना के माओ जेडोंग से प्रभावित होकर इंडिया में भी माओवादी विचारधारा को जन्म दिया। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे कार्ल मार्क्स और लेनिन को जिम्मेदार माना जाता था, वो एक नई विचारधारा पनपी, जिसका नेतृत्व चारू मजुमदार और कानू सान्याल कर रहे थे। इसी विचारधारा को नक्सलवाद के नाम से जाना गया। अब धीरे धीरे भारत में जो माओवादी नक्सलवाद की जो विचारधारा पनपी थी, उसने अपना अलग ही रास्ता चुन लिया। उसने कहा कि मेरी लड़ाई भारत के केंद्र सरकार से है, भारत सरकार से मेरी लड़ाई है। जिसे देश के लोगों ने चुना है वही देश का दुश्मन हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस हद तक ब्रेन वॉश किया जाता है। जिसे इस देश के भाइयों बहनों ने चुना है, जिसे इस देश के परिवार ने चुना है, वही देश का दुश्मन हो गया, वही देश का गद्दार हो गया। देखिए किस प्रकार से ये माओवादी संगठन लोगों को ब्रेन वॉश करता है और सरकार के प्रति नफरत भरता है।
इसी प्रकार से माओवादी संगठन सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं और हमारे सैनिकों पे गोली चलाते हैं। जो सैनिक -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी पर्वतों पे खड़ा रहते हैं और देश की सुरक्षा के लिए उन पे ये गोली चलाते हैं और बोलते हैं क्या कि लोगों को हक दिलाएंगे, लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब ये सवाल आता है कि ये जो चाइना में जो ये फैला, बट चाइना तो इतना इकोनॉमिकली डेवलप कर गया, इतना चाइना देश पूरी तौर पे ये चाइना डेवलप कर गया, तो ऐसा बात नहीं है। माओ जेडोंग के मरने के बाद डेन जिनपिंग वहाँ का सब अपने हाथ में लिया और कहा कि ये जो व्यवस्था है माओवादी की, जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही गलत है। उस व्यवस्था को ही उसने बदल दिया डेन जिनपिंग ने 1981। इस विचारधारा को डेन जिनपिंग ने गलत ठहराया और कहा कि कंट्री के डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है कि अभी भी इस विचारधारा को भारत में लोग फॉलो करते हैं। तो अब मैंने आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये विचारधारा न कैसे फैलती है। ये जो कि वेस्ट पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में 1967 में शुरू हुई थी। ये केवल पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी तक ही सीमित नहीं रही। ये 2007 आते आते भारत के 10 राज्यों से भी ऊपर राज्यों तक ये विचारधारा फैल गई। माओसिस्ट 10 राज्यों से भी ऊपर में फैल गया और जिस एरिया में फैला उसे ही हम रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिहार में श्री राम सेना नाम के एक संगठन की शुरुआत हुई। तो ये जो अपना नेटवर्क फैलाता है ना, तो इसका मेन कारण है कि वो लोगों को ब्रेन वॉश करता है, जनजातीय के माइंड को वॉश करता है, ब्रेन वॉश कर देता है और उसके बाद वो अपने माओवादी संगठन में उसको ज्वाइन करवा के वो उसको भी माओवादी बना देता है। तो अब ये ब्रेन वॉश कैसे करता है? तो ये माओवादी लोग जनजातियों से जाकर बोलता है कि देखिए सरकार आपके लिए न तो हॉस्पिटल बना रही है, न आपके बच्चे के पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल बना रही है और रोड, और यहाँ तक कि आप लोगों के चलने के लिए जो रोड बनाती है वो भी 1 से 2 साल के अंदर टूट फूट जाती है। सरकार आपके लिए क्या करती है? कुछ भी नहीं। और यहाँ तक कि सरकार आपके जो पर्यावरण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जनजाति जो लोग होते हैं, जनजाति समुदाय के लोग, उन्हें पेड़ों से बहुत लगाव होता है। तो वो माओवादी आके बोलते हैं देखिए आपके जो पेड़ है वो भी काट के ले जाते हैं सरकार। इस टाइप से ब्रेन वॉश किया जाता है, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता है कि जनजाति समूह से देश का ऐसा ही निर्माण होता है। किसी एक पार्ट से हम कुछ लिए, किसी एक पार्ट से कुछ लिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि झारखंड से कोयला लिया जाता है, बिहार से मजदूर जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब किसी क्षेत्र से कुछ लेंगे तो उसके बदले उन्हें बहुत सारा चीजों का लाभ भी दिया जाता है। तो ये बात ना नहीं बताता है माओसिस्ट लोग, और यहाँ पे जाके जनजातियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। और वहां के स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ राजनेता अपने दोस्तों के जेब भरने के लिए कुछ ऐसा काम भी कर देती है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको एक कहानी के रूप में सुनाता हूं। जिसका एक जीता जागता उदाहरण है गोड्डा कोल पावर प्लांट, जो झारखंड के एक गोड्डा जिले में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। मैं जिस टाइम पे अभी वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम पे ये गोड्डा कोल पावर प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो इसमें अडानी पावर और बांग्लादेश से सरकार के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इस पावर प्लांट से जितनी भी बिजली का उत्पादन होगा वो पूरा बिजली बांग्लादेश को बेचा जाएगा। तो इसका विरोध वहां के स्थानीय जनजाति संथाल ने करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस एरिया में वो पावर प्लांट लगना था वो एरिया न वहां पे जो संथाल जनजाति के लोग थे वहां पे कृषि का कार्य करते थे और वो जानते थे कि ये कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है और यहाँ पे पावर प्लांट जब लगा दिया जाएगा तो इससे मुझे कुछ लाभ भी नहीं होगा, और जबकि ये जो गोड्डा और इससे सरकार को भी लाभ उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि वो जो गोड्डा कोल पावर प्लांट था एक सरकारी कंपनी नहीं थी, वो क्लियर तौर पे वो एक प्राइवेट कंपनी थी। और प्राइवेट कंपनी जब वहां पे स्थापित हो जाती तो उससे न संथाल जनजातियों को कुछ फायदा होता। अगर गवर्नमेंट की कंपनी रहती तो एक बात भी था, लेकिन प्राइवेट कंपनी से भी देश को फायदा होता, लेकिन ओवरऑल उतना फायदा नहीं होता। तो इस प्रोजेक्ट का विरोध 9 गांवों के जनजातियों ने करना शुरू कर दिया, लेकिन इतना विरोध के बाद भी इस प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस 31 अगस्त 2017 को दे दिया गया। और ये प्रोजेक्ट आदिवासियों के अधिकार का खुला उल्लंघन था, क्योंकि नियम है कि कोई भी क्षेत्र में जब नया प्रोजेक्ट स्थापित करना होता है तो वहां ग्राम सभा बैठा के लोगों से स्वीकृति ली जाती है, उसके बाद ऐसा किया जाता है। लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा ग्राम सभा नहीं बुलाया गया, और संथाल समुदाय के लोगों का कहना है कि ऐसा मोदी राज में ही हुआ। तो अगर ऐसा ही होता रहा तो माओसिस्ट वहां पे आ सकते हैं और लोगों का ब्रेन वॉश कर सकते हैं, क्योंकि बोलेंगे देखो गवर्नमेंट तुम्हारे साथ नहीं है, हथियार उठाओ और गोली चलाओ। और वो गोली किस पे चलाएंगे? जो हमारे लिए -डिग्री सेल्सियस में भी खड़े रहते हैं, जो जिनके कारण हम सो पाते हैं, उन वीर जवानों पे ये गोली चलाएंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अब इसे क्या कहा जाए। तो अब बात कर लेते हैं कि ये कितना खतरनाक है। तो इस बात को जानने से पहले मैं आपको एक इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट देता हूं।
पिछले 20 सालों में लगभग 12,000 लोगों की जान गई है और तकरीबन 2700 जवान मारे गए हैं। और वहीं हम टेररिज्म की बात करें तो पिछले 20 सालों में लगभग 10,000 से ऊपर मृत्यु हुई है। मतलब जितना आतंकवाद खतरनाक है देश के लिए, उतना ही ये माओवादिस्ट भी खतरनाक है। और अगर हम ये बात करें कि इनके पास हथियार कहां से आता है, तो ये हमारे जो जवान को गोली मार देता है, शहीद हो जाते हैं, उन्हीं से ये हथियार लेके चला जाता है और जो डेड बॉडी रहता है उस डेड बॉडी के नीचे प्रेशर बम डाल देता है। इससे क्या होता है, जब भी कोई जवान वहां डेड बॉडी को उठाने जाएंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे वो भी जवान शहीद हो जाएंगे। और इनके पास कोई हथियार की फैक्ट्री या कारतूस बनाने की फैक्ट्री नहीं है। जो हमारे जवान शहीद होते हैं उन्हीं के हथियार राइफल ये लूट के लेके चले जाते हैं। और माओवादिस्ट के पास हाईटेक वेपन है, जिसमें AK-47 है, SLR है, RPG है, RDX केबल वायर्स हैं, जिलेटिन की छड़ है, डेटोनेटर्स हैं, इंसास राइफल है, मशीन गन है। ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार इनके पास पाए गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि माओवादिस्ट के पास पैसे कहां से आते हैं। तो वो जिस भी माओवादिस्ट एरिया में जब भी कोई कंपनी बैठाने की सोचता है तो उससे पहले वो माओवादिस्ट टैक्स के बारे में सोच ही लेता है, क्योंकि जिस भी कंपनी कारखाने से वो टैक्स वसूलते हैं, अगर टैक्स नहीं देता है तो उसके मालिकों की वो हत्या कर देते। तो इससे ओवरऑल क्या होगा कि रेड कॉरिडोर वाले क्षेत्र में कंपनी आना नहीं चाहेगी, जिससे वहाँ के जनजातियों लोग के बच्चों के लिए जॉब क्रिएट नहीं होगा। तो अब बात आती है कि वो कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं अब तक नक्सलिज्म के विरुद्ध में। तो इस सब के बावजूद भी भारत सरकार ने कई अच्छे स्टेप्स लिए हैं इसके खिलाफ, जैसे कि 2010 का ऑपरेशन ग्रीन हंट कहा जा सकता है, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, और यहाँ तक कि 2005 में महेंद्र कर्मा नाम के व्यक्ति ने एक आंदोलन चलाया जिसे सलवा जुर्म कहा जाता है। और हम सब लोग इस पूरे दरमियान में नक्सलियों के खिलाफ में जो भी लड़ाई, जो भी जंग, जो भी युद्ध, इसमें क्या किया गया कि ग्रामीणों के जो 16-17 साल के बच्चे हैं उन्हें हथियार दे दिया गया और कहा गया जो माओवादिस्ट हैं उन पे आप गोली चलाइए। बाद में चल के छोटे छोटे बच्चों को जो हथियार दिया गया था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, बैन कर दिया। और 2013 के झीरम घाटी हमला में इनकी हत्या कर दी गई, महेंद्र कर्मा नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तो अब इसके उपाय कौन कौन से हैं, नक्सलिज्म विचारधारा को काउंटर करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को नक्सलिज्म क्षेत्र में एजुकेशन को बहुत ही हाई लेवल पे ले जाना होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, वहाँ पे नई नई कंपनियों को बैठाना होगा, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए टीम गठित करना होगा, और वहाँ के पुलिस को एक स्पेशल ट्रेनिंग देकर वहाँ के लोगों के साथ कैसे अच्छे से व्यवहार बनाना है, कैसे दोस्त बनना है, वो इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए पुलिस को। एक अच्छा व्यवहार आदिवासियों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि देश के विकास माने देश को विकास एक अच्छे लेवल पे देश को ले जाने में आदिवासी समुदाय की भी सहायता चाहिए। तो इसी टिप्पणी पे मैं बालाजी पांडे विदा लेता हूँ।